ओके, मैं वेट कर रहा था। चलो जल्दी से आंसर करते जाओ। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल एट, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, ये हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए थे। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी स्टेप्स है जिसमें एपिसियोटोमी परफॉर्म करते हैं। तो आपको आंसर करना है जो एपिसियोटोमी यूजुअली परफॉर्म करते हैं जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। यहाँ से लेकर ये हमने सारे लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो देन आज जो हम डिस्कस करेंगे नंबर 6 मैकेनिज्म, और यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, बेबी के हेड की डिलीवरी कौन से मैकेनिज्म ऑफ लेबर से होती है। तो आपको आंसर करना है डिलीवरी ऑफ हेड इज टेक्स प्लेस बाय कौन सा मैकेनिज्म, एक्सटेंशन मैकेनिज्म। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इस डिलीवरी ऑफ हेड, फीटल हेड की डिलीवरी परफॉर्म करने के लिए कपल ऑफ फोर्स थ्योरी यूज में लेते हैं। कपल ऑफ फोर्स थ्योरी यूज में लेते हैं। कौन सी थ्योरी यूज में लेते हैं यहाँ पर, कपल ऑफ फोर्स थ्योरी यूज में लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। कपल ऑफ फोर्स दैट मीन्स यहाँ पर टू फोर्स अप्लाई होंगे। कितने फोर्स अप्लाई होंगे याद रखना है, एक्सटेंशन मैकेनिज्म के द्वारा बेबी के हेड की डिलीवरी होती है और इसके अंदर दो फोर्स अप्लाई होंगे। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, टू फोर्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। फर्स्ट वन, ये जो कपल ऑफ फोर्स थ्योरी है, कपल ऑफ फोर्स जो थ्योरी है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर कपल ऑफ फोर्स थ्योरी जो मदर है, मदर के द्वारा बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाए जाएंगे। बेबी को बाहर निकालने के लिए हम बार बार मदर को पुश करेंगे कि आप जोर लगाओ, बियरिंग डाउन एफर्ट्स करो। और साथ में आपको याद रखना है और कौन सा फोर्स है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों की वजह से एक जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स वाला हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स वाला। अब इसके अगेंस्ट में आपको याद रखना है कपल ऑफ फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग दो फोर्स अप्लाई होंगे। एक तो है ना जो मदर है उसके द्वारा बियरिंग डाउन एफर्ट्स हो रहे हैं और दूसरा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, डाउनवर्ड्स मूवमेंट। क्या देखने को मिल रहा है इसकी वजह से, डाउनवर्ड्स मूवमेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डाउनवर्ड्स मूवमेंट है इसके अगेंस्ट में याद रखना है यहाँ पर ठीक है। अब मैं बात करूँ आपसे मदर के द्वारा, एक तो क्या फाइंडिंग मिल रही है इसके द्वारा, बियरिंग डाउन एफर्ट्स और साथ में क्या हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ आशु जी वेरी गुड इवनिंग। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इसके द्वारा कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर, डाउनवर्ड्स एफर्ट्स। फीटस को ये नीचे की तरफ धकेलेगा। इसके अगेंस्ट में आपको याद रखना है जो पेरिनियम है वो क्या करेगी इसके अगेंस्ट में, इस डाउनवर्ड्स जब बेबी नीचे आ रहा है इसके अगेंस्ट में जो पेरिनियम है वो रेसिस्टेंट कोज करेगी। तो आपको याद रखना है इस डाउनवर्ड्स मूवमेंट के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस क्रिएट होगा बाय द किसके द्वारा, बाय द पेरिनियम के द्वारा। जो रेसिस्टियम है वो क्रिएट होगा किसके द्वारा, पेरिनियम के द्वारा। याद रखना ये भी एग्जाम में पूछते हैं, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस लगेगा
जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस लगेगा, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंट लगेगा उतना ही इस बल के अगेंस्ट में ये जो पेरिनियम है, ये पेरिनियम क्या कोज करेगी, अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स फोर्स अप्लाई करेगी। क्या करेगी ये, अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, है ना, ये फोर्स अप्लाई करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये दो क्वेश्चन है, अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, और मदर के द्वारा और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है। नंबर वन, ये जो डाउनवर्ड्स मूवमेंट है और ये जो अपवर्ड्स है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। याद रखना है, ये डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फॉरवर्ड फोर्स बच गया, इसके द्वारा बेबी की हेड की डिलीवरी होगी। किसकी डिलीवरी होगी, हेड की डिलीवरी। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर दो कंसेप्ट याद रखना है। जब हम मदर को लेबर के लिए, है ना, हम बार बार बोलते हैं पुश करो, बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाओ, और इसी दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहे हैं, तो ये बेबी को नीचे की तरफ ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो पेरिनियम है, ये पेरिनियम इस बेबी के हेड के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट कोज करेगा। तो आपको ये याद रखना है, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ये जो डाउनवर्ड्स फोर्स है एंड ये जो अपवर्ड फोर्स है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग फॉरवर्ड फोर्स के द्वारा बेबी के हेड की डिलीवरी होगी। क्या होगी, बेबी के हेड की डिलीवरी होगी। यहाँ पर ये समझ में आ गया। आपको दो तीन चीज़ें याद रखना है, सिर्फ एंड सिर्फ इतना सा याद रखना है। नंबर वन जो आपको याद रखना है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं, ये जो एक्सटेंशन मैकेनिज्म है, इसमें किसकी डिलीवरी होगी, आपको आंसर करना है। ये वो मैकेनिज्म है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फीटल के हेड की डिलीवरी। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको आंसर करना है कपल ऑफ फोर्स थ्योरी अप्लाई यूज में ले रहे हैं। क्या यूज में ले रहे हैं, इसमें कपल ऑफ फोर्स थ्योरी यूज में ले रहे हैं, दो बल ले रहे हैं। एक तो जो आपको याद रखना है, मदर के द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है, मदर के द्वारा एक जो लग रहा है बियरिंग डाउन एफर्ट्स, और साथ में क्या अप्लाई हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इसके द्वारा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स लगेगा। इस डाउनवर्ड्स बल के अगेंस्ट में आपको याद रखना है, ये जो डाउनवर्ड्स जो बल है, इसके अगेंस्ट में कौन सा फोर्स लगेगा, अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। अभी सिर्फ एंड सिर्फ इतना याद रख लो,
टोटल इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, 2, डाउनवर्ड्स एंड इसके अगेंस्ट में अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ये जो अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड जो बल लग रहा है ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा कौन सी स्ट्रक्चर, पेरिनियम। ठीक है, तो ये भी आपको सिर्फ एंड सिर्फ इतना याद रखना है, ये 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं कपल ऑफ फोर्स थ्योरी में। नेक्स्ट वंस नंबर 7 जो हमें डिस्कस करना है, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या समझ रहे हो इसका मीन्स? हाँ आशु, प्रीति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन? हाँ दीप्ति, रीना, मंजू, क्या आंसर क्या होता है इसका बेसिक मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन? रेस्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है रिवर्ट बैक इन नॉर्मल पोजीशन। रिवर्ट बैक इन नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक होना उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्टिट्यूशन। जैसे सपोज करो बेबी का हेड था राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, है ना, ये यहाँ पर आया सिम्पाइसिस प्यूबिस, रेस्टिट्यूशन में वापस क्या होगा, ये इसकी तरफ आएगा आरओए। जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना रोटेशन हुआ, 1/8, तो ये विजिबली 1/8 वापस रोटेट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्टिट्यूशन। आपको सिर्फ एंड सिर्फ इतना मीनिंग याद रखना है, जो रेस्टिट्यूशन है इसका बेसिक मीनिंग क्या रहेगा, रिवर्ट बैक इन नॉर्मल पोजीशन। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, घुमा फिराकर इस बेबी के हेड को हम कहाँ लेके आ रहे थे, ऑक्सीपुट एंटीरियर, सिम्पाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड वाले हिस्से में। तो जितना ये रोटेशन हुआ है इंटरनली, ये वापस क्या होगा, एक्सटर्नली विजिबल रोटेशन होगा। ये आपको है ना बाहर से विजिबल होगा। तो ये कभी कभी ये टर्म्स एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन? क्या रह जाएगा इसका मीनिंग, रिवर्ट बैक इन नॉर्मल पोजीशन, दिस इज नॉन एज द, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्टिट्यूशन। क्या बोल रहे हैं उसे, रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन, ठीक है, उसके बाद में नंबर 8 जो हमें डिस्कस करना है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड। नंबर 8 जो हमें डिस्कस करना है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड, इसका याद रखना है, ये जो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड होता है ये किसकी वजह से होता है ये भी आपको याद रखना है, ड्यू टू इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। किसका रोटेशन हो रहा है इंटरनली, शोल्डर का रोटेशन हो रहा। तो ये 2 चीज़ें इसके रेफरेंस में याद रखना। नंबर 1, ये जो बेबी का हेड है बाहर से रोटेट होगा, तो इनसाइड जो पेल्विस है उस दौरान क्या रोटेट हो रहा होगा, बेबी के शोल्डर का रोटेशन हो रहा होगा। और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड, इसका जो मेन पर्पज है वो क्या रहेगा, इसका जो मेन पर्पज है वो क्या रहेगा, आपको इतना याद रखना है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, टू प्लेस द ऑक्सीपिटल रीजन, सॉरी ये जो शोल्डर है उसको ये किस डायरेक्शन में करेगा, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन, टू प्लेस द शोल्डर इन एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो एक क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से भी पूछते हैं कि जब एक्सटर्नली रोटेशन हो रहा है तो
उसका मेन पर्पज क्या रहेगा, फीटल हेड का एक्सटर्नल रोटेशन होगा, तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। और इसका मेन जो पर्पज है, इस शोल्डर वाले हिस्से को कौन सी वाली डायरेक्शन में रखेंगे, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में रखेंगे। कौन से डायरेक्शन में रखेंगे, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। क्या ये विजिबल होगा या इनविजिबल होगा, क्या ये विजिबल होगा या इनविजिबल। तो आपको ये याद रखना है, दिस वंस, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा होगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, हेड और शोल्डर का रोटेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, साथ साथ देखने को मिल रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन याद रखना है, रोटेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर ये दोनों क्या देखने को मिलेगा, साइमल्टेनियसली रोटेशन देखने को मिलेगा। हेड और शोल्डर का साइमल्टेनियसली रोटेशन देखने को मिलेगा। दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। दैट मीन्स है ना, ये थाई के बिटवीन आ जाएगा, एक थाई की तरफ पेस हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इस हेड का पीछे वाला हिस्सा सामने आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड। आपको सिर्फ एंड सिर्फ इतना याद रखना है, जब हेड का एक्सटर्नली रोटेशन होता है उसी दौरान इंटरनली किसका रोटेशन हो रहा होता है, शोल्डर का। अगर ये शोल्डर रोटेट नहीं होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है, ये जो शोल्डर है इनका कौन से डायरेक्शन में आना ज़रूरी है, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में आना ज़रूरी है। कौन से डायरेक्शन में आना ज़रूरी है, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में आना ज़रूरी है। दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड। नेक्स्ट वंस, इसके बाद में नंबर जो 9 स्टेप है वो आपको याद रखना है, डिलीवरी ऑफ शोल्डर। जो शोल्डर है इसकी डिलीवरी क्या क्या रहेगी, हमने डिस्कस किया था इससे ठीक पहले। जो शोल्डर है उसको हम कौन से डायरेक्शन में रख रहे हैं, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में रख रहे हैं, एंटीरो पोस्टीरियर। तो आपको नंबर 1 जो आपको याद रखना है, हम किसको होल्ड करेंगे, बेबी के हेड को होल्ड करेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ड करने के बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स टू किसकी डिलीवरी कराएंगे, याद रखना है जो एंटीरियर जो शोल्डर है उसकी डिलीवरी होती है कौन से मूवमेंट के द्वारा, डाउनवर्ड्स मूवमेंट के द्वारा। फर्स्ट डाउनवर्ड्स मूवमेंट टू डिलीवरी एंटीरियर शोल्डर, टू डिलीवरी एंटीरियर शोल्डर। याद रखना है किसकी डिलीवरी परफॉर्म करा रहे हैं हम, एंटीरियर शोल्डर की। हमारा ना इससे पहले एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में आ गया, तो पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी परफॉर्म कराएंगे। कौन से मूवमेंट से होगी उसकी डिलीवरी, डाउनवर्ड्स मूवमेंट से। हम हेड को होल्ड कर लिया, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा देन, ये तो हो गया डाउनवर्ड्स, देन अपवर्ड्स टू डिलीवर पोस्टीरियर शोल्डर, then upwards to deliver posterior shoulder। किसको डिलीवर करा रहे हैं हम, पोस्टीरियर शोल्डर को हम डिलीवर्ड कराएंगे। एंटीरियर वाला डाउनवर्ड, पोस्टीरियर वाला कौन सा रहेगा, अपवर्ड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जब एंटीरियर और पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी, उस दौरान 4 फिंगर हम एक्जिला वाले रीजन में इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद में हम किसको है ना, बेबी की
ट्रंक की भी डिलीवरी परफॉर्म कराएंगे, बेबी की बॉडी की भी हम डिलीवरी परफॉर्म कराएंगे। तो दिस इज द लास्ट वन जो है वो आपको याद रखना है। जब आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर की डिलीवरी होने के बाद में फिंगर्स को हम कहाँ पर रखेंगे, पुट फिंगर्स इन, कौन से वाले हिस्से में रखेंगे, पुट फिंगर्स इन एक्सिलरी रीजन, किसके अंदर रखेंगे, एक्सिलरी रीजन्स। एंड क्या करेंगे हम, एक्सपल्सन ऑफ बॉडी एंड ट्रंक, किसकी भी हम डिलीवरी परफॉर्म कराएंगे, ट्रंक और बॉडी की डिलीवरी परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, दिस इज द डिलीवरी ऑफ ट्रंक। मुबारक हो। ठीक है, फाइनली बेबी बाहर आ गया है। तो आपको ये टोटल ये जो 10 स्टेप्स है इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो इंगेजमेंट में स्पेशली इंगेज्ड एट, मीन्स क्या समझ रहे हो, एट द लेवल ऑफ ईसीएल स्पाइन या स्टेशन 0। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं, फ्लेक्शन में कौन सा डायमीटर अचीव होगा, एसओबी, जिसकी लेंथ कितनी होगी 9.5 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन, ये जो चिन्ह है चेस्ट के पास में आ रही है, इसको है ना रेसिस्टेंट कौन सी है पेल्विक मसल्स परफॉर्म करवा रही है, सपोर्ट। तो मैं बात करूं पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम, एनीवन, कौन आंसर करेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम, कौन बताएगा इसका मीनिंग, पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम, कौन बताएगा, पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम। हाँ, मंजू, आसू, प्रीति, कौन आंसर करेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम। वेट कर रहा हूं आपका आंसर का। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर, एनीवन, कौन इसका आंसर करेगा, पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम, कौन इसका आंसर करेगा। यस, पेल्विक फ्लोर एक मसल से बना पार्टीशन होता है जो किसको किससे डिवाइड करता है, पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से। कितने मसल से मिलके बना होता है, लेवेटर एनाई, और लेवेटर एनाई इज कंसिस्ट ऑफ द 3 मस्कुलर, ठीक है, प्यूबो एलियो और कौन सा रहेगा, प्यूबो रेक्टेलिस। तो आपको है ना ये याद रखने हैं। चलो, लेवेटर एनाई 2 है और ईच लेवेटर एनाई कंसिस्ट ऑफ द 3 मस्कुलर ग्रुप, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। तो दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये टोटल है ना 10 है, इसमें से फ्लेक्शन वाला इंपॉर्टेंट है। क्राउनिंग में सिर्फ एंड सिर्फ इतना पूछते हैं, एपिसियोटोमी कब परफॉर्म करते हैं, क्राउनिंग से ठीक पहले, और क्राउनिंग के दौरान बेबी के हेड का कौन सा डायमीटर अचीव होगा, बाईपेराइटल डायमीटर। इसके अलावा नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन, किसकी डिलीवरी होगी, एक्सटेंशन मैकेनिज्म के द्वारा बेबी के हेड की डिलीवरी होगी। इसके अलावा नंबर 8 वाला इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड। ये क्यों होता है, ड्यू टू इंटरनली रोटेशन ऑफ शोल्डर। जब शोल्डर का इंटरनली रोटेशन होगा तो ये कौन से डायरेक्शन में आ जाएंगे, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। दिस इज द इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वंस, उसके बाद में हमें डिस्कस करना है इवेंट्स इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलेगा, ये हमने
मैं बात करूं, ये जो थर्ड स्टेज है, इस थर्ड स्टेज के अंदर जल्दी से आंसर करो, बताओ किसकी डिलीवरी होती है, बेबी की या प्लेसेंटा की। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, इसके अंदर किसकी डिलीवरी होगी, तो आपको आंसर करना है इसके अंदर किसकी डिलीवरी हो रही है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है। किसकी डिलीवरी हो रही है यहाँ पर, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है। और ये जो प्लेसेंटा है, ये यूटेराइन कैविटी से इसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना। ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा को हमें यूटेराइन कैविटी से क्या करना, हमें बाहर निकालना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्लेसेंटा की जो डिलीवरी है, हमें क्या करना है इसके अंदर, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जो प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है वो कितने मेथड्स के द्वारा होता है, तो इसका आंसर कितने मेथड्स के द्वारा होता है, 3 मेथड्स के द्वारा होते हैं। जल्दी से आंसर करो, ये 3 मेथड कौन कौन से थे। ये हमने सेकंड लास्ट क्लास में हमने है ना, जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। जो एक्सपल्सन ऑफ जो प्लेसेंटा है, इसमें ना 3 मेथड से बाहर निकलेगा। सबसे पहले ये यहाँ से सेपरेट होगा, सबसे पहले सेपरेट होगा, देन उसके बाद में डिसेंड होगा, और लास्ट वन क्या होगा, एक्सपल्सन होगा। तो कितने मेथड्स होते हैं प्लेसेंटा के बाहर निकलने के, नंबर वंस कौन सा रहेगा, सेपरेशन। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, सेकंड वंस जो आपको याद रखना है, डिसेंड। तीसरा जो आपको याद रखना है वो क्या रहेगा यहाँ पर, एक्सपल्शन। क्या रहेगा तीसरा, एक्सपल्शन। अब जल्दी से आंसर करो, प्लेसेंटा के सेपरेशन होने के कितने मेथड्स हैं या कितने मैकेनिज्म हैं। 2 क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पूछते हैं। 2 कौन कौन से, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक जो सबसे कॉमन था वो तो रहेगा शल्ट्स मैकेनिज्म, और दूसरा था जो हमने डिस्कस किया है मैथ्यू डनकन मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसमें ना ये प्लेसेंटा का जो शल्ट्स मैकेनिज्म है, इसके अंदर प्लेसेंटा का सेंटर वाला हिस्सा पहले सेपरेट होगा और देन पेरीफेरी। मैथ्यू डनकन जस्ट अपोजिट था। इसके अंदर, इस मैथ्यू डनकन में अंदर क्या देखने को मिलेगा, पहले पेरीफेरी वाला सेपरेट होगा और देन सेंट्रल वाला होगा। तो ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था कि नॉर्मली है ना, ये प्लेसेंटा का एक्सपल्सन कैसे होता है। प्लेसेंटा विद इन 5 मिनट्स में मैक्सिमम बाहर आ जाता है, बट हाईएस्ट 15 से 20 मिनट। अगर 30 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो ये डिसऑर्डर है, उसको हम बोलेंगे रिटेंड प्लेसेंटा। अब यहाँ पर मदर में रिस्क होगी, ये यूटेराइन वॉल को इरिटेट करेगा, इन्फेक्शन को लीड्स करेगा, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और क्या कोज करेगा, पीपीएच। और पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी। अभी ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इवेंट्स। ये आ गया समझ में, सेपरेशन, डिसेंट, और तीसरा है एक्सपल्सन। चलो नेक्स्ट वंस, ये तो हो गए इवेंट्स ऑफ द लेबर। फर्स्ट स्टेज में 5 थे, सेकंड स्टेज में मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, थर्ड स्टेज में इस प्लेसेंटा को बाहर निकालना, जिसके 3 मेथड थे, एक्सपल्सन, सॉरी सेपरेशन, डिसेंट और एक्सपल्सन। और रिटेन प्लेसेंटा के भी 3 थे, फंडल प्रेशर, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन और मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ये तीनों मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए।
नेक्स्ट वंस और लास्ट वंस जो हमें डिस्कस करना है, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द लेबर। नेक्स्ट वंस जो हमें डिस्कस करना है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर। वही सेम मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम क्या क्या यहाँ पर मैनेज करेंगे। फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट में हमारी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पर, कि सेफ वेजाइनल डिलीवरी हमें परफॉर्म करवाना है। क्या करवाना है, सेफ वेजाइनल डिलीवरी हमें परफॉर्म कराना है। तो इसके लिए हम मदर को एडिक्वेट रेस्ट दे सकते हैं। एम्बुलेशन, अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो रही है तो मदर को मूवमेंट करने के लिए हम बोल सकते हैं एम्बुलेशंस, डाइट। इसके अलावा नंबर 4 ब्लैडर इम्प्टी, ब्लैडर एंड बॉवेल, ठीक है, केयर हम दे सकते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नंबर 5 है पार्टोग्राफ, इसके रिगार्डिंग हमें केयर देना है। नंबर 6, चलो रेस्ट हो गया ताकि मदर है ना एक्सट्रीमली टायर्ड ना हो। एम्बुलेशन किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, ताकि जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, रप्चर। और मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो क्या रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, लेबर ऑनसेट होगा। रेस्ट हो गया, एम्बुलेशन हो गया, डाइट्स हो गया, ब्लैडर एंड बॉवेल केयर, पार्टोग्राफ। हमें जो डिस्कस करना है इस पार्टोग्राफ के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इस पार्टोग्राफ में क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं वो आपको याद रखना है। एनीवंस, कौन बताएगा ये जो पार्टोग्राफ, ये जो प्रोसीजर है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स करेंगे। नंबर 1 आपको याद रखना है, इसके अंदर एक तो क्या इंक्लूड होगा, सर्वाइकल डायलेशन, दूसरा सर्वाइकल इफेसमेंट, डायलेशन हो गया, इफेसमेंट हो गया। थर्ड वन फीटल हार्ट रेट। नंबर 4 ऑक्सीटॉक्सिन किस रेट से दे रहे हैं, कितना इन्फ्यूजन कर रहे हैं। नंबर 5 यूटेराइन फ्लूइड्स एंड नंबर 6 एमनियोटिक फ्लूइड। यूटेराइन फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। जो फीटल हार्ट रेट है वो आपको याद रखना है, वो हम मेजर करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम मेजर करेंगे एवरी 30 मिनट्स, और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम मेजर, यस डायलेशन इंक्लूड होता है, सेकेंड स्टेज में हम मेजर करेंगे एवरी 15 मिनट्स, हर 15 से मिनट्स में। इसके अलावा हम इंक्लूड करेंगे मैटरनल वाइटल्स, जैसे बीपी हम मॉनिटर करेंगे एवरी 4 आवर्सली। पल्स, मदर का पल्स हम मेजर करेंगे एवरी 30 मिनट्स। टेम्परेचर हम असेस करेंगे एवरी 2 आवर्ली। तो यार ना मदर्स के वाइटल, ऑक्सीटॉक्सिन, इसके अलावा फीटल से रिलेटेड, एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डिंग और सर्विक्स के रिगार्डिंग, ये पार्टोग्राफ के अंदर इंक्लूड होता है। कौन बताएगा, ये जो पार्टोग्राफ है, ये जो पार्टोग्राफ है सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा, याद रखना है, सबसे पहले ये जो डिस्क्राइब किया गया था फ्राइडोनॉन, किसके द्वारा, फ्राइडोनॉन इन 1954 में, इन 1954 के अंदर फ्राइडोनॉन, ठीक है। इसके अलावा 1972 में इस पार्टोग्राफ के अंदर आल्सो इंक्लूड किया गया सर्वाइकोग्राफ, और ये इंक्लूड है ना दिया गया था बाय द पिल पोटर। 1972 में सर्वाइकोग्राफ एड किया गया पिल पोटर के द्वारा,
इन पार्टोग्राम में। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड, इसके रिगार्डिंग जैसे मैं बात करूं, ये जो मेम्ब्रेन है इंटैक्ट थी या रप्चर थी, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है और इसके रिगार्डिंग डिसऑर्डर, जैसे मैकोनियम स्टैंड तो नहीं है, ये भी हमें बताना है। तो दिस इज द पार्टोग्राफ, ये हमें फर्स्ट स्टेज में फिल करना चालू कर देना है। तो क्या क्या होंगे फर्स्ट स्टेज के मैनेजमेंट में? रेस्ट, एम्बुलेशन, डाइट, इसके अलावा और क्या हो गया यहाँ पर? ब्लैडर एंड बाउल केयर, पार्टोग्राफ एंड नंबर 6, लेबर में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो इस पेन को सबसाइड करने के लिए हम कुछ केसेज में क्या दे सकते हैं? एनाल्जेसिक्स, पेन किलर मेडिकेशन दे सकते हैं। और जो बेटर पेन किलर देते हैं इसके अंदर वो कौन सी देते हैं? ओपोइड एनाल्जेसिक। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है, पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सी है? पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। याद रखना है ये जो पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड नेवर एडमिनिस्टर्ड इन कौन सी फेज के अंदर? नेवर एडमिनिस्ट्रेशन इन कौन सी फेज में हम नहीं देते हैं इसको? ट्रांजिशन फेज में। कौन सी फेज में नहीं देते हैं? ट्रांजिशन। ओनली administered in latent and एक्टिव फेज। कौन सी फेज में देंगे हम? लेटेंट एंड एक्टिव फेज में ही हम देंगे। एक तो ये याद रखना है कौन सी एनाल्जेसिक इसमें प्रीफर करते हैं? ओनली पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, और इसकी जो डोज है वो अवेलेबल है 50 to 100 mg, 50 to 100 mg IM रूट से इसको प्रीफर कर रहे हैं और एवरी 4 आवर्ली इसको रिपीट कर रहे हैं। याद रखना है इसको ट्रांजिशनल फेज में नहीं देते हैं बिकॉज ये क्या कोच करती है? ट्रांजिशनल फेज में ये रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, इज रेस्पॉन्सिबल, ये कुछ केसेज में क्या कोच करेगी? RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कोच करती है। तो जो ट्रांजिशन फेज है उसमें है ना और कोई हम मेडिकेशन यूज में लेते हैं लाइक द नाइट्रस ऑक्साइड, ये हम यूज में ले सकते हैं। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में हम क्या क्या मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे? दूसरा जो आपको याद रखना है, मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है इसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे? नंबर 1, सेकेंड स्टेज में बेबी की डिलीवरी परफॉर्म कराएंगे हम। तो डिलीवरी के लिए जो फेवरेबल जो पोजीशन है वो कौन सी रहेगी यहाँ पर? लिथोटॉमी पोजीशन। कौन सी पोजीशन? लिथोटॉमी पोजीशन। इसके अलावा अवॉइड, कौन सी पोजीशन को हम अवॉइड रखेंगे? सुपाइन पोजीशन को, बिकॉज सुपाइन पोजीशन क्या कोच करती है? मे कोच सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या कोच करती है ये? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ये जो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है इसको प्रिवेंट्स करने के लिए 8 टर्म्स कौन सी पोजीशन रिकमेंडेड की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो आपको याद रखना है कौन सी पोजीशन देंगे हम? लेफ्ट लैटरल पोजीशन। कौन सी देंगे हम? लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग लेबर के दौरान कौन सी पोजीशन? लिथोटॉमी।
नॉर्मली प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन अवॉइड रखेंगे? सुपाइन। कौन सी देंगे? लेफ्ट लेटरल। ठीक है, ये जो सुपाइन पोजीशन ये क्या कोज करती है? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ये क्या कोज करती है? ये कंप्रेशन करेगी। किसको कंप्रेशन करेगी? ये इंफीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होगा तो वीनस रिटर्न क्या होगा? डिक्रीज। और डिक्रीज होगा तो बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन होगा। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है जो आपको इसके रिगार्डिंग याद रखना है। सेकंड स्टेज में पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो पोजीशन से रिगार्डिंग रहेगा। दूसरा जो मैनेजमेंट याद रखना है सेकंड स्टेज में, इस फेज में हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इन एवरी 2 से 3 मिनट्स में, है ना। यहाँ पर रिपीट हो रहे होते हैं ना 60 से 90 सेकेंड में, तो ये भी हमें मॉनिटर करना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में दिस इज द लेना देना, यूजुअली ये याद रहेगा, तो आपको ये याद रखना है। देन इसके अलावा जो आपको याद रखना है नियोनेटल केयर। बेबी की डिलीवरी हो गई है तो न्यू बॉर्न केयर के रिगार्डिंग भी आपको याद रखना है। सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबी का आपको क्या असेस करना है? एयरवे प्रॉपर है या नहीं है, वार्मर ऑन है या नहीं है। इसके अलावा अपगार स्कोरिंग ये भी आपको असेस करना है विद इन 1 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, 2 बार। अगर रिलायबल नहीं है तो 3 टाइम्स भी असेस करेंगे। तीसरा आपको याद रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। ये 2 कंडीशन है, यूजुअली ये कट करते हैं। यूजुअली कब कट करेंगे? ये 2 से 3 मिनट में। कब कट करेंगे? 2 से 3 मिनट में आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन। आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन, पल्स रुक जाती है उस दौरान हम नॉर्मली कट करेंगे। बट आपको याद रखना है अपगार स्कोर इमीडिएटली कट, इमीडिएट कट करेंगे इन केस ऑफ मदर क्या हो? HIV पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो। सेकंड वंस जो आपको याद रखना है, दूसरी वाली फाइंडिंग RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है। इसके अलावा तीसरा प्री टर्म बेबी है। प्री टर्म बेबी है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है। इसके अलावा नंबर 4 जो आपको याद रखना है ट्विंस प्रेगनेंसी है, एक्सेट्रा ना। इनमें आपको अम्बिलिकल कॉर्ड वेट एंड वॉच नहीं करना है, इमीडिएटली आपको कट करना है। ट्विंस प्रेगनेंसी, प्री टर्म प्रेगनेंसी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, HIV प्रेगनेंसी, इन सब में आपको इमीडिएट कट करना है। ठीक है, तो दिस इज द ये सेकंड स्टेज से एसोसिएटेड हो गई। नेक्स्ट वंस जो आपको याद रखना है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तीसरा जो हमें डिस्कस करना है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बताओ इसके अंदर किसकी डिलीवरी होगी? इसके अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। और प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी तो आपका जो पहला जो मेन जो काम है वो क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ कोटिलेडोन इनको काउंट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ कोटिलेडोन को काउंट्स करना है। ठीक है, जो यूजुअली होते हैं ना ये 15 to 20 नंबर्स होते हैं। अगर इनके नंबर्स कम है तो दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहे हैं, किसको इंडिकेट करेगा? वो रिटेन बीट्स ऑफ प्लेसेंटा। किसको इंडिकेट करेगा? ये रिटेन बीट्स ऑफ प्लेसेंटा। और जो ये प्लेसेंटा के टुकड़े हैं
ये क्या करेंगे, यूटेराइन वॉल को इरिटेट करेंगे। इरिटेशन ऑफ यूटेराइन वॉल, और यूटेराइन वॉल इरिटेट होगी तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से ब्लीडिंग और इन्फेक्शन होगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, और ये किसको लीड्स करेंगे, पीपीएच को लीड्स करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो याद रखना है, यहाँ पर प्लेसेंटा की डिलीवरी परफॉर्म कराते हैं, इसके अंदर कोटिलेटॉन्स के नंबर, पीपीएच, रिटेंड प्लेसेंटा, ये हम चेक करेंगे। इसके अलावा अम्बिलाइकल कोड ओपनिंग को भी असेस करेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो अम्बिलाइकल कोड है इसमें नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स को भी असेस करेंगे। तो ये जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर अम्बिलाइकल कोड में 2 तो आर्टरी होती है और एक वेन होती है, 2 आर्टरी और एक वेन। अगर सिंगल ब्लड वेसल्स है तो बताओ वो किसको इंडिकेट करेगा, सिंगल ब्लड वेसल्स है वो इंडिकेट करेगा वेरियस कार्डियक डिजीजेज एंड रीनल डिजीजेज, या इन केस ऑफ एक्सेसिव जीडीएम इसको भी इंडिकेट करेगा। उन वाले बेबीज में ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें इसके रेफरेंस में याद रखना है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या क्या हो गए यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, एक तो अम्बिलाइकल कोड की जो ब्लड वेसल्स है उनको हमें काउंट करना है, सिंगल ब्लड वेसल्स है सॉरी हाँ, थर्ड स्टेज में हमने डिस्कस किया यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, अम्बिलाइकल कोड, इन दोनों का एग्जामिनेशन करना है। प्लेसेंटा में आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कोटिलेडॉन, जिनके नंबर्स नॉर्मली कितने होते हैं 15 से 20। जैसे सपोज करो आपको 10 ही मिले तो डेफिनेटली ये इंडिकेट करेगा कि इस यूटेराइन कैविटी के अंदर कुछ टुकड़े प्लेसेंटा के अभी भी रह गए। ये टुकड़े इस यूटेराइन वॉल को इरिटेट करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे, और बहुत ज़्यादा ये किसको इंडिकेट करेगा, पीपीएच। किसको इंडिकेट करेगा, ये पीपीएच को इंडिकेट करेगा। ठीक है, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। लेबर में क्या क्या मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, आ गया समझ में। देन इसके बाद में हमारा वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, परफ्यूरियम। यहाँ से भी एग्जाम में 1 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछते हैं, परफ्यूरियम। वन क्वेश्चंस, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परफ्यूरियम। इससे पहले आपको जो लेबर वाला टॉपिक है उसमें है ना स्टेजेस, फैक्टर्स, ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन इफेक्ट्स, और इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ लेबर इवेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई सा एग्जाम इसके अंदर रेफर है ना पूछते हैं। नेक्स्ट वंस हमें डिस्कस करना है परफ्यूरियम। इस परफ्यूरियम के अंदर ये 7 पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। नंबर 1 डेफिनेशन क्या होती है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ परफ्यूरियम। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, इमीडिएट, अर्ली एंड डिलेड। डेफिनेशन की मैं बात करूं, डिलीवरी के बाद से लेकर टिल 6 वीक तक,
डिलीवरी के बाद से लेकर 6 हफ्ते तक जो मदर है उसके ऑर्गन्स में चेंजेज आ रहे हैं। दैट मीन्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक हो रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? परफ्यूरियम। एक हमें ये डिस्कस करना है, एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, परफ्यूरियम में क्या क्या चेंजेज आएंगे ऑर्गन्स के रिगार्डिंग। नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं, लॉकिया। इसके अलावा नंबर 5 हमें डिस्कस करना है फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, या सिंपल सा मैं बात करूं, चेंजेस ड्यूरिंग परफ्यूरियम। और नंबर 6 पॉइंट्स, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। एंड लास्ट वंस जो हमें डिस्कस करना है, मैनेजमेंट ऑफ परफ्यूरियम। ये 7 पॉइंट्स हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, क्या क्या हो गए यहाँ पर? डेफिनेशंस, टाइप्स, ऑर्गन चेंजेस, लॉकिया, परफ्यूरियम के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, लैक्टेशन की फिजियोलॉजी क्या होगी, और क्या इसका मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे परफ्यूरियम की डेफिनेशन। एनीवंस, कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफ्यूरियम? कौन आंसर करेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द परफ्यूरियम? जल्दी से आंसर करो, किसे बोलेंगे? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द परफ्यूरा एंड परफ्यूरियम? ये 2 टर्म्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? एक जो टर्म्स है वो आपके पास में है परफ्यूरा, और दूसरा जो टर्म है वो है आपके पास में परफ्यूरियम। इन दोनों में क्या अंतर है? परफ्यूरा एंड परफ्यूरियम, जल्दी से आंसर करो। हाँ मंजू, रीना, प्लीज़ आंसर करो, इन दोनों में क्या अंतर है? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। परफ्यूरा एंड परफ्यूरियम, बताओ क्या रहेगा? क्या डिफरेंस रहेगा? परफ्यूरा एंड परफ्यूरियम। हाँ मंजू, इसके अलावा रीना जी आप बताओ क्या आंसर रहेगा दोनों में डिफरेंट? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो परफ्यूरियम है ये एक टाइम पीरियड है जो कब स्टार्ट होगा? आफ्टर डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ। कब तक होगा? 6 वीक तक। ठीक है, जिसके अंदर जो ऑर्गन्स है वो वापस क्या हो रहे हैं? रिवर्ट बैक हो रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना है, परफ्यूरियम इज द पीरियड, आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं है ना, अब आ जाएगी। परफ्यूरियम इज द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। ये एक टाइम पीरियड है जो कब होगा स्टार्ट? आफ्टर बर्थ। कब तक होगा ये? अप टू द एंड ऑफ 6 वीक। कितने वीक तक होगा ये? 6 वीक। इन विच बॉडी ऑर्गन, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन विच बॉडी ऑर्गन्स, स्पेशली पेल्विक ऑर्गन, स्पेशली पेल्विक ऑर्गन्स। ये जो पेल्विक ऑर्गन्स है, स्पेशली पेल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट बैक
इन नॉर्मल पोजीशन। डेफिनेशन समझ में आ गई। परफ्यूरियम, अब आ रही है आवाज़ अच्छे से? हाँ मंजू जी आवाज़ आ रही है? यस और नो? क्या वॉइस अच्छे से आ रही है? ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई। आपको सिर्फ एंड सिर्फ इतना याद रखना है, परफ्यूरियम एक टाइम पीरियड है जो स्टार्ट होगा चाइल्ड बर्थ के बाद में या डिलीवरी के बाद में स्टार्ट हो जाता है, और उसका एंड कब होगा? 6 वीक में। सिंपल सा आपको याद रखना है, डिलीवरी से लेकर 6 वीक तक ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? जो फीमेल के बॉडी ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंजेज हुए थे, उनका वेट बढ़ा था, साइज बढ़ा था, वो वापस क्या हो जाते हैं? नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? परफ्यूरियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? परफ्यूरियम। डेफिनेशन में सिर्फ एंड सिर्फ इतना याद रखना है, पहला स्टार्ट कब होगा? आफ्टर बर्थ। एंड कब होगा? 6 वीक। क्या चेंजेज होंगे? बॉडी ऑर्गन। स्पेशली कौन से चेंजेज होंगे? याद रखना है, पेल्विक ऑर्गन्स। ये क्या होंगे? नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक होंगे। नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक होंगे। क्या होंगे ये? नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक होंगे। आगे इसका मीन समझ में? दूसरा, परफ्यूरा का मीन्स क्या होता है? जिस फीमेल के अंदर ये परफ्यूरियम का प्रोसेस होता है, जिस फीमेल के अंदर ये जो परफ्यूरियम का प्रोसेस होता है, उस फीमेल को हम क्या बोल रहे हैं? परफ्यूरा। परफ्यूरियम तो टाइम पीरियड है, और जिसके अंदर ये कंप्लीट हो रहा है उस फीमेल को हम क्या बोलेंगे? परफ्यूरा। ये आया हुआ क्वेश्चन है RRB मुंबई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफ्यूरा? तो आपको समझ में आ गया। परफ्यूरा जिस है ना, किसको बोलेंगे हम? परफ्यूरा उस वुमेन को बोलेंगे जिस वुमेन के अंदर परफ्यूरियम का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। जिस वुमेन के अंदर परफ्यूरियम का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। नेक्स्ट वंस, इसके बाद में हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ परफ्यूरियम। एनीवन, कौन बताएगा टाइप्स ऑफ द परफ्यूरियम? टाइप्स ऑफ परफ्यूरियम, जल्दी से आंसर करो कि ये जो परफ्यूरियम है, डिलीवरी से लेकर 6 वीक तक ये जो टाइम पीरियड है, इसके बेस पर परफ्यूरियम को कितने पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड किए गए हैं? आंसर करो क्या रहेगा? इसके यूजुअली 3 टाइप्स है, इमीडिएट, अर्ली और डिलेड। कितने टाइप्स हो गए इसके? 3 टाइप्स, और ये तीनों ही एग्जाम में पूछते हैं। परफ्यूरियम के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो हो गया इमीडिएट परफ्यूरियम, एक हो गया दूसरा अर्ली परफ्यूरियम, और एक हो गया लेट या डिलेड परफ्यूरियम। ये जो रबरा सिरोसा एल्बा है, दिस इज द टाइप्स ऑफ द लौकिया। किसके टाइप्स है ये? लौकिया के टाइप्स हैं, न कि परफ्यूरियम के टाइप्स हैं। किसके टाइप्स है ये? रबरा सिरोसा एल्बा, ये लौकिया के टाइप्स हैं, न कि परफ्यूरियम। परफ्यूरियम के जो टाइप्स है वो 3 रहेंगे, इमीडिएट, अर्ली और लेट। इमीडिएट परफ्यूरियम का मीन्स डिलीवरी से लेकर विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। याद रखना है, जन्म के 24 घंटे के अंदर जो टाइम पीरियड है, जन्म के 24 आवर्स के
जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे इमीडिएट परफ्यूरियम। क्या बोलेंगे उसे? इमीडिएट परफ्यूरियम। और आफ्टर 24 आवर्स से लेकर विद इन 7 डेज ऑफ बर्थ, विद इन 7 डेज ऑफ बर्थ, 7 दिन तक जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे अर्ली परफ्यूरियम। और तीसरा जो टाइप्स है लेट या डिलेड, वो हम बोलेंगे आफ्टर 7 डेज से लेकर, आपको याद रखना है, विद इन 6 वीक ऑफ बर्थ। कितने दिन हो गए? 6 वीक ऑफ बर्थ से डेज की मैं बात करूं तो कितने दिन तक हो जाएगा ये? अप टू 42 डेज ऑफ लाइफ। कितने दिन तक हो जाएगा ये? 42 डेज। अब जल्दी से आंसर करो। आपके पास में ये 3 कंडीशन है। नंबर 1 10 आवर्स, नंबर 2 3 डेज एंड नंबर 3 15 डेज। ये कौन सा पार्ट के अंदर आएंगे? 10 आवर्स है तो बताओ कौन सा टाइप्स होगा? इमीडिएट होगा, अर्ली होगा या लेट होगा? कौन सा रहेगा? ये बताने आंसर देने हैं आपको। इमीडिएट, अर्ली और लेट किसके अंदर आएगा? 10 आवर्स इमीडिएट होगा, अर्ली होगा या लेट? जल्दी से आंसर करो। 10 आवर्स इमीडिएट होगा, अर्ली होगा या लेट होगा? क्या रहेगा? विद इन 24 आवर्स है, इमीडिएट का टाइप्स है। 3 डेज, ठीक है, 3 डेज अर्ली, 15 दिन लेट। वेरी गुड। तो ये टाइप समझ में आ गया। जन्म के 24 घंटे इमीडिएट का टाइप्स है, अर्ली का ना 7 दिन तक, और 42 दिन तक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? लेट या डिलेड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, परफ्यूरियम और परफ्यूरा। नेक्स्ट वंस जो हमें डिस्कस करना है परफ्यूरियम के दौरान, तीसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, ऑर्गन चेंजेस क्या क्या होंगे। तीसरा पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है, ऑर्गन्स चेंजेस क्या क्या होंगे। याद रखना है आफ्टर डिलीवरी ऑल ऑफ द बॉडी में चेंजेज आएंगे, बट स्पेशली पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक में भी जो सबसे ज़्यादा चेंजेज आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? यूट्रस और एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स। इनमें ज़्यादातर आफ्टर डिलीवरी चेंजेज रहेंगे। क्या क्या हो गए? स्पेशली जो हमें डिस्कस करना है ये तीनों आपको याद रखना है। नंबर 1 यूट्रस, इसके अंदर क्या चेंजेज आएगा? एंडोमेट्रियम, इसमें क्या चेंजेज आएगा आफ्टर डिलीवरी? और तीसरा है ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग क्या चेंजेज आएंगे आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगी या रुक जाती है कुछ टाइम के बाद में? बताओ क्या होगा? यूटेराइन जो ब्लड वेसल है उसमें क्या चेंजेज रहेंगे? याद रखना है एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेज होंगे, यूट्रस में क्या होंगे, ब्लड वेसल में क्या चेंजेज होंगे। आफ्टर डिलीवरी ये जो एंडोमेट्रियम है, मैं बात करूं ड्यूरिंग लेबर, ये डैमेज हो जाती है। एंडोमेट्रियम हम किसे बोल रहे हैं? ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस की इनर मोस्ट जो लेयर है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोल रहे हैं उसे? एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है ये डैमेज हो जाती है। अब बताओ इसको रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा? ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। लगभग 70% जो एंडोमेट्रियम है वो कब रिपेयर होगी, और जो 30%
जो एंडोमेट्रियम है वो कब रिपेयर होगी। 30 का मीन्स मैं यहाँ पर ओवरऑल 100% बोल रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। ये जो प्लेसेंटा है जहाँ पर अटैच है ये वाला हिस्सा ज़्यादा डैमेज होगा या जो बाकी एंडोमेट्रियम है वो ज़्यादा डैमेज होगी। आपको इतना याद रखना है, जहाँ से प्लेसेंटा अटैच है वो वाली एंडोमेट्रियम ज़्यादा डैमेज होगी एज कंपेयर टू बाकी एंडोमेट्रियम। तो इसको हील होने में, रिपेयर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 70%। ये जो प्लेसेंटा है याद रखना है, ये जो प्लेसेंटा है यूटेराइन कैविटी का 30% एरिया को ऑक्यूपाइज करता है। कितने परसेंटेज एरिया को कवर करता है प्लेसेंटा? 30%। अब 30% तो ये हो गया, बाकी कितना बचा? 70%। उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम? तो 70% जो एंडोमेट्रियम है वो रिपेयर हो जाती है 16 डेज ऑफ बर्थ। कब तक रिपेयर हो जाती है? 16 दिन के अंदर। और होल एंडोमेट्रियम या 100% इंक्लूडिंग प्लेसेंटल साइट, उसको रिपेयर होने में टाइम लग जाता है 42 डेज ऑफ बर्थ या 6 वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं, 6 वीक ऑफ लाइफ। जहाँ से प्लेसेंटा अटैच है उसको हील होने में, रिपेयर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 100% रिपेयरिंग कब होगी, कितने दिन में होगी? 42 डेज ऑफ बर्थ। और जहाँ से प्लेसेंटा अटैच नहीं है उस वाले हिस्से को, एंडोमेट्रियम को रिपेयर होने में ओनली कितना टाइम लगेगा? 16 डेज ऑफ बर्थ। चलो नेक्स्ट वंस। इसके बाद में दूसरा पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करना है, ब्लड वेसल्स के दौरान क्या क्या चेंजेज होंगे। दूसरा जो ऑर्गन चेंजेज है, ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग क्या चेंजेज होंगे। जैसे सपोज करो मैं आपको इस डायग्राम के बेस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम की क्या हो जाती है? शेडिंग। मतलब ये है ना, एंडोमेट्रियम जो है इसकी शेडिंग हो गई, टूट गई, रप्चर हो गई, ये बाहर निकल जाती है। अब बताओ, ये एंडोमेट्रियम टूट गई तो ये जो ब्लड वेसल्स है इनका क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? ओपन। अब ओपन हो गई तो इनमें से क्या होगा? ब्लड आएगा, और ब्लड आएगा तो ब्लीडिंग होगी। जब एंडोमेट्रियम टूट जाती है उसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल्स के जो पाइप है ये क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और ओपन हो गए तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या हो रही है? ब्लीडिंग होगी। अब क्या चेंजेज होंगे डिलीवरी के बाद में? अगर कंटिन्यूअस हुआ तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होगा? पीपीएच। बट ऐसा नहीं होता है, इसका रीजन है, आपको याद रखना है, जब यूट्रस मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स है इनका भी क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो ब्लड वेसल्स है इनका भी क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन। और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये जो ब्लड है वो कम बाहर आएगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इनके रिगार्डिंग क्या चेंजेस होगा? आफ्टर डिलीवरी जब
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो यूटेराइन जो ब्लड वसल्स है, जो यूटेराइन जो ब्लड वसल्स है वो भी क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट। और कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ये जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टॉपेज, अरेस्ट हो जाती है। ये जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आफ्टर डिलीवरी जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उस दौरान ये ब्लड वसल भी क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो इसमें ब्लीडिंग की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। ये चेंजेस देखने को मिलेगा आफ्टर डिलीवरी इन यूटेराइन ब्लड वसल्स। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यूट्रस। इस यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आफ्टर डिलीवरी वो आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है डिलीवरी के दौरान, इस यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तीसरा आपको याद रखना है, इस यूट्रस के अंदर जैसे है ना इसकी साइज भी बढ़ गई थी प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी वेट भी बढ़ गई थी, इसका शेप भी चेंज हो गया था, इसकी लोकेशन भी चेंज हो गई थी। ये सारे क्या होंगे, वापस नॉर्मल होंगे, जहाँ था वहीं आएगा। जैसे मैं बात करूँ ड्यूरिंग लेबर, 8 टर्म जो यूट्रस है इसकी लेंथ बताओ कितनी होती है। एनीवंस, हाँ रीना जी, ज्योति, क्या आंसर रहेगा। जो है मोनिका, सुदेश जी, जल्दी से आंसर बताओ। जो टर्म यूट्रस है इसकी लेंथ कितनी होती है और आफ्टर डिलीवरी इस लेंथ के रिगार्डिंग क्या चेंजेज आएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जो टर्म यूट्रस है इसकी लेंथ कितनी होती है, नॉर्मली कितनी होती है, 7.5, 5, 2.5, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। बट प्रेगनेंसी में ये 5 गुना बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है, लगभग ये हो जाती है 35 सेंटीमीटर। याद रखना है प्रेगनेंसी में ये जो लेंथ है टर्म यूट्रस की वो कितनी होती है, लगभग 35 टर्म यूट्रस। बट आपको याद रखना है ये लेंथ इतनी तो रहेगी नहीं, लगभग याद रखना है आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी के 48 घंटे के बाद में ये जो यूटेराइन जो मसल फाइबर्स है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर श्रिंक होना, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एट द रेट ऑफ 1.25 टू 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। किस रेट से है ना श्रिंक होगा वो आपको याद रखना है। 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी के बाद में यूट्रस की ये जो मसल फाइबर है इसकी जो लेंथ बढ़ी थी वो वापस सिकुड़ना चालू हो जाते हैं। किस रेट से ये सिकुड़ना स्टार्ट होते हैं, 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स। अगला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, यूट्रस बिकम again pelvic organ against pelvic organ 8, आपको आंसर करना है 8, इसका भी आंसर क्या रहेगा 2 वीक।
और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पूछे और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पूछे तो आपको आंसर देना है 4 to 6 वीक। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, टर्म यूट्रस की लेंथ कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर। आफ्टर डिलीवरी ये लेंथ किस रेट से रिड्यूस होती है, श्रिंक होती है? 1.25 to 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स। यूट्रस एब्डोमिनल कैविटी तक चला जाता है, वापस ये पेल्विक कैविटी में कब आ जाता है? 2 वीक पर। और कंप्लीटली नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ये कब आता है? 4 से 6 वीक। एग्जैक्ट आंसर आपको देना है 6 वीक। ठीक है, ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, यूट्रस का वेट के रिगार्डिंग क्या चेंजेज होगा आफ्टर डिलीवरी? यूट्रस का वेट के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस होगा? यूट्रस का वेट के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेज होगा? ये भी है ना क्वेश्चन पूछे हुए। नंबर 1 क्वेश्चन, जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, 500 ग्राम यूट्रस का वेट कब होगा? तीसरा क्वेश्चन, 300 ग्राम यूट्रस का वेट कब होगा? 100 ग्राम यूट्रस का वेट कब होगा? और 60 ग्राम यूट्रस का वेट कब होगा? ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो होता है वो नॉर्मल होता है 900 to 1000 ग्राम, यही रहेगा। 500 ग्राम जो देखने को मिलेगा 1 वीक आफ्टर डिलीवरी। कितने वीक के बाद में? 1 वीक आफ्टर डिलीवरी। और जो 300 वीक होगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पर कितने वीक पर ये देखने को मिलेगा? ये भी एग्जाम में पूछते हैं। 500 वाला 1 वीक पे और 300 वाला आपको याद रखना है 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। कितने वीक पर? 2 वीक। और 100 ग्राम वो भी आपको याद रखना है 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। और 60 ग्राम जो होगा वो होगा आपका 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना ही रखना है कि 1 2 3 6 वीक, एक तो ये, और जस्ट आफ्टर डिलीवरी। 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछते हैं क्या डिलीवरी के बाद में यूट्रस के वेट के रिगार्डिंग कोई चेंजेस आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, बट जस्ट आफ्टर डिलीवरी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम रहेगा। बट 1 हफ्ते तक इसका वेट रह जाता है घटकर, वो कितना? 500। अब बताओ 2 वीक पर रिड्यूस होकर कितना रह गया? 300। 3 वीक पर ये घट गया 100 ग्राम। और 6 वीक पर ये वापस क्या हो गया यहाँ पर? नॉर्मली नॉन प्रेगनेंसी यूट्रस का वेट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको इसके रिगार्डिंग है ना, यूट्रस के वेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए, साइज के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, साइज बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी सेल्स के नंबर्स भी बढ़े हैं और साइज भी बढ़े हैं। आफ्टर डिलीवरी क्या इनके नंबर्स कम होंगे, क्या इनकी साइज कम होगी? बताओ क्या फाइंडिंग मिलेगी? ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, वेट वाला। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, मैं बात करूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, यूटेराइन
जो एंडोमेट्रियम है इन सेल्स के नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इन सेल्स की एंडोमेट्रियम सेल्स की साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेल्स भी बढ़ रहे हैं, साइज भी बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चंस जो आपको याद रखना है, ये जो एंडोमेट्रियम सेल्स है इसके नंबर्स की साइज भी है ना इंक्रीज हो रही है, साइज भी बढ़ रहे हैं। बट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स के रिगार्डिंग कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ सेल्स के रिगार्डिंग कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जबकि आफ्टर डिलीवरी ये जो साइज ऑफ सेल्स है, साइज ऑफ सेल्स है, इनकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या क्या हो जाएगी, वो एट्रोफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो एट्रोफी हो जाएगी। तो ये अगला चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट वंस, ये तो हो गया दूसरा। तीसरा, इंटरनल ओस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, बट तीसरा आपको याद रखना है यहाँ पर एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस नेवर रिटर्न, नेवर रिवर्ट बैक इन नॉर्मल पोजीशन। जो एक्सटर्नल ओस है वो नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक नहीं आएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये 4-5 चेंजेज है यूट्रस के रिगार्डिंग। नंबर 1 साइज, दूसरा वेट, तीसरा एंडोमेट्रियम की सेल साइज, और नंबर 4 एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये नॉर्मल नहीं होंगी। अगला क्वेश्चंस, क्या प्रेगनेंसी की है ना, मैं बात करूँ डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद में प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम, और वाई ऐसी क्यों ज़रूरी है कि आफ्टर डिलीवरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह क्या रहेगा। पहले तो ये बताना है प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा। वेट 1 मिनट। हाँ बताओ क्या होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगा या कम, वाई। ऐसी कौन सी वजह है प्रेगनेंसी के बाद में प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, वाई। ज़्यादा होगा ना, बिकॉज रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा याद रखना है इन कौन सी फीमेल की बात कर रहे हैं हम, इन परफ्यूरा फीमेल। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया परफ्यूरा फीमेल का मतलब यहाँ पर क्या था, जिस फीमेल में परफ्यूरियम का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उस फीमेल को हम क्या बोल रहे हैं, परफ्यूरा फीमेल। तो आपको ये याद रखना है इस फीमेल के अंदर क्या फाइंडिंग लेगी, जस्ट आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा का एक्सपेल्सन हुआ, अब बताओ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होगा या कम। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किससे सिंथेसिस हो रहा है, प्लेसेंटा। तो डेफिनेटली इनका लेवल कम होगा। कम होगा तो ये इनकी वजह से याद रखना है प्रोटियोलाइटिक, ये जो एंजाइम्स है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी। अब प्रोटियोलाइटिक का मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन।
जो प्रोटीन है इनका ब्रेकडाउन होगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। अब प्रोटीन टूटेगा तो इसकी वजह से क्या बनेगा, पेप्टॉन बनेगा, पेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और ये किसके अंदर आ जाएंगे, ब्लड के अंदर। जितना ज़्यादा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा उतना ही आपको याद रखना है, उतना ही किसका लेवल बढ़ेगा, पेप्टॉन का, पेप्टाइड का एंड पॉलीपेप्टाइड का। ये सारे के सारे किसके टाइप्स है, डिराइव्ड प्रोटीन के। किसके टाइप्स है ये, डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल है। आपको इतना याद रखना है, ये जो डिराइव्ड प्रोटीन है, ये जो डिराइव्ड प्रोटीन है इसकी वजह से इंक्रीज सीरम किसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, पेप्टॉन का लेवल। अगर ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो ये ब्लड फिल्टर होने के लिए किसके अंदर जाएगा, यूरिन के अंदर। डिराइव्ड प्रोटीन का ब्लड में जाएगा, सीरम में बढ़ेगा, तो ये यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यूरिन के अंदर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर इनका यूरिन में इंक्रीज। अगला क्वेश्चंस, लास्ट वन है ना, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि क्या बढ़ा हमारे पास में, इंक्रीज डिराइव्ड प्रोटीन। अगर ये डिराइव्ड प्रोटीन इंक्रीज हुई तो ये जो प्रोटीन वाला जो हिस्सा है, डिराइव्ड प्रोटीन इन ब्लड, ये ब्लड फिल्टर होने के लिए किसके पास में आएगा, किडनी के पास में ही। तो किडनी के अंदर इंक्रीज इन, किसके अंदर बढ़ जाएगा ये, यूरिन, और यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, एल्बुमिन एंड फॉस्फेट। इनको डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं, यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक तो हो गया हॉट टेस्ट, एक हो गया कोल्ड टेस्ट। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही बार बार एग्जाम में पूछते हैं। हॉट टेस्ट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, यूरिन के अंदर एल्बुमिन और फॉस्फेट को डिटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये भी याद रखना है सॉरी, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। बाकी ये बागाराम सर ने है ना करवा दिया होगा आपको कि हॉट टेस्ट क्या होता है। हॉट का मीन्स है ना, हम पीपीटी जो प्रीसिपिटेट है ना, जो टेस्ट ट्यूब लिया उसमें यूरिन ऐड किया, उसको हम हॉट करेंगे, एसिटिक पाउडर मिलाएंगे उसके अंदर, है ना, ये हम चेक करेंगे। और अगर उसका ब्रिक रेड कलर आ रहा है, शुगर प्रेजेंट है, ब्लू कलर आ रहा है, तो नील प्रेजेंट है। चलो इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एंड सिर्फ आपको इतना याद रखना है, आफ्टर डिलीवरी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। बस इतना याद रखना है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। कम होगा तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा ये एंजाइम बढ़ेंगे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो ये यूरिन के थ्रू लॉस होगा तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी ये जो प्रोटीन है ये एक तरह से है ना रिपेयरिंग, टिश्यू हीलिंग में भी काम करेगा, टिश्यू को रिपेयर करने में, हील करने में हेल्प करेगा, इसलिए भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है, लॉकिया। वन क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉकिया। ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉकिया। बताओ क्या रहेगा। नेक्स्ट वंस जो हमें डिस्कस करना है,
लॉकिया। एनीवंस, कौन इसका आंसर बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉकिया? ये जो लॉकिया वर्ड है ना, इसमें से जो पूछते हैं इसकी क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, क्या टाइप्स है, क्या नॉर्मल फाइंडिंग है, क्या अब नॉर्मल है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, ये सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आए हुए हैं। हाँ, जल्दी से आंसर करो मोनिका, हिमांशी, रीना, मंजू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉकिया? किसको ये इंडिकेट करेगा? क्या आंसर रहेगा? लॉकिया। वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग ना, इसमें तीन फाइंडिंग मिलती है। कुछ ब्लीडिंग, रबरा बोलेंगे, सिरोसा होगा, एल्बा होगा। किसी में ना वाइटिस, येलोइस भी डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, विच इज डिराइव्ड इन 3 फेजेस, बिल्कुल सही है। रबरा, सिरोसा, एल्बा। यस, ज्योति जी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आफ्टर डिलीवरी जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कितने डेज तक? फर्स्ट फोर्टनाइट। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉकिया। तो इसकी डेफिनेशन यही है। डेफिनेशन आपको याद रखना है। फर्स्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मीन्स है यहाँ पर 14 to 15 डेज। फर्स्ट फोर्टनाइट वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन ड्यूरिंग परफ्यूरियम। जो परफ्यूरियम है 6 वीक तक, उनमें से स्टार्टिंग से 14 से 15 दिन तक जो वेजाइनल सिक्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉकिया। डेफिनेशन समझ में आ गई? परफ्यूरियम के दौरान स्टार्टिंग की डिलीवरी के है ना 14 से 15 दिन तक वेजाइनल सिक्रेशन होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉकिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसे? लॉकिया। ठीक है, ये जो सिक्रेशन है इनका ओरिजिन हो सकता है, ये जो लॉकियल जो सिक्रेशन है, लॉकियल सिक्रेशन में भी यूटेराइन भी हो सकता है और सर्वाइकल से भी ओरिजिन हो सकता है। और जो पाथवे बनाएगा वो कौन सा रहेगा? वेजाइना। नेक्स्ट वंस, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो लॉकिया है इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। फर्स्ट फोर्टनाइट वेजाइनल सिक्रेशन ड्यूरिंग परफ्यूरियम। अगला क्वेश्चंस जो आपको याद रखना है, कलर ऑफ लॉकिया के बेस पे इसके 3 टाइप्स हैं और ये तीनों ही एग्जाम में पूछते हैं। रबरा, सिरोसा एंड एल्बा। पहला जो टाइप्स है लॉकिया रबरा, दूसरा जो टाइप्स है वो आपको याद रखना है लॉकिया सिरोसा, एंड तीसरा जो टाइप्स है वो रहेगा लॉकिया एल्बा। एल्बा, सिरोसा एंड रबरा। जल्दी से आंसर करो, क्या रहेगा? इनमें से वाइट कलर का कौन सा होगा, रेड कौन सा होगा, येलोइस वाइटिस कौन सा होगा, मे बी पिंक कौन सा होगा? तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछते हैं, इनके कलर के बेस पे। तो ये वाला तो रेड कलर, सिरोसा कुछ केसेस के अंदर ये फाइंडिंग मिल सकता है, ब्राउनिश पिंक, या मैं बात करूं ये मे भी हो सकता है लेटर ऑन येलोइस, और एल्बा वाला जो कलर है वो कौन सा रहेगा? वाइट कलर। याद रखना है, जो रबरा वाला है वो रेड कलर का होगा, जो एल्बा वाला है वो क्या होगा? वाइट कलर का रहेगा। क्या रहेगा वो? वाइट कलर का रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो स्टार्टिंग के 4 दिन होता है, बताओ वो कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, फर्स्ट जो 4 डेज तक, फर्स्ट जो 4 डेज तक जो सिक्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रबरा। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है 5 to 9 डेज तक
5 to 9 डेज तक जो सिक्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, 5 to 9 डेज सीरोसा। और 9 डेज के बाद में 10 to 14 to 15 डेज तक जो सिक्रेशन होगा उस सिक्रेशन को हम बोलेंगे एल्बा। तो ये 3 कलर का फाइंडिंग मिलेगी, रबरा, सिरोसा एंड एल्बा। रबरा जो होगा वो रेड कलर, सिरोसा जो होगा वो ब्राउनिश पिंक या मे बी येलोइश, और एल्बा जो रहेगा वो वाइटिश कलर। अब जल्दी से बताओ, जैसे 3 डेज पे है कौन सा टाइप होगा, दूसरा है 6 डे पे है कौन सा टाइप होगा, 12 डे पे है तो कौन सा टाइप्स होगा। जल्दी से आंसर बताओ। 3 डे, 6 डे, 12 डे। स्टार्टिंग के 4 दिन में रबरा, 6 डे पे कौन सा होगा, सिरोसा, 12 डे पे कौन सा होगा, एल्बा। इनको हम डेज के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो रेड कलर आता है वो आपको याद रखना है, जो रेड कलर आता है वो क्यों आता है, पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये रेड कलर इसलिए होगा बिकॉज इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में आरबीसी होगा। जो ब्लड है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, और आरबीसी ज़्यादा है तो रेड कलर होगा। ये वाइटिश कलर और जो येलोइश कलर है ये आपको याद रखना है। इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, प्लेंटी ऑफ डेसिडुअल सेल्स। क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, प्लेंटी ऑफ डेसिडुअल सेल्स। और इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी। क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सॉरी है ना, मेरी तबीयत कंप्लीटली रिकवर नहीं हुई है, बट डोंट वरी है ना, आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं। और बाकी है ना, या दूसरा ऑप्शन है, मैं मार्च में मेरे एम से यहाँ लीव मिल जाएगी मुझे, बट वो होली के टाइम मिलेगी, 6-7 दिन 8 दिन की। या तो हम कंटिन्यू करें अभी, या फिर हम वेट करें मार्च का। आपके पास में 2 ऑप्शन है, मंजू, हिमांशी। जल्दी बताओ कैसे करना है, कंटिन्यू करें या फिर मार्च तक का वेट करें। अभी कंटिन्यू, ठीक है, डन। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना यहाँ से, जो पीसी है आपको बस वॉइस और ऑडियो है ना वो ध्यान रखना, वो आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा होगा। बट आपका एग्ज़ाम भी है नॉट सेट, तो उससे पहले है ना ध्यान रख के इसको कंप्लीट भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चलो है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे फ़ोन में है 2% बैटरी है, चलेगा नहीं। बाकी है ना, कल फिर मिलते हैं, कल पक्का आना इसको। और कल कौन सा टॉपिक करें, मल्टीपल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पीआईएच, कौन सा करेंगे इसके साथ में। चलो मैं देख लूँगा मेरे हिसाब से, है ना। मैं नोट्स आपको ये वाले शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक घंटा 50 मिनट।